हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इसके पहले के क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस 3 करवाए थे, जिसमें आपने सीखा था कि जब हु शब्द आए या कौन शब्द आए तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, यानी वो सेंटेंस जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हुए भी साथ में वो नकारात्मक भी हैं। ऐसे वाक्यों को कैसे अनुवाद करेंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि आप इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो देखिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर दो तरह से बनेगा। जैसे कि पहला, वो जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते थे, जैसे क्या तुमने सिगरेट पी है, ठीक है। तो अगर इसका निगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या तुमने सिगरेट नहीं पी है। तो मैं वाक्य लिख रहा हूँ, क्या तुमने सिगरेट नहीं पी है, ये है। तो देखो, ऐसे वाक्यों को करने के लिए वही है कि सब देखिए, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, परफेक्ट टेंस में देखिए हैज़ या हैव होता है। तो यहाँ पर देखिए यू के लिए आप हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव यू। अब यू आपने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, सिगरेट पीना। सिगरेट पीने की अंग्रेजी होती है स्मोकिंग, ठीक है। तो स्मोक्ड यहाँ पर हो जाएगा। हैव यू नॉट स्मोक्ड, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए किया क्या आपने, देखिए ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपने नॉट का प्रयोग किया और यहाँ पर है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर सेम वैसा का वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लिखना चाहें तो स्ट्रक्चर इस तरह से आप लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, जैसे आप लिख लीजिए ऐसे, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये उस केस के लिए है जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है, ये स्ट्रक्चर वहाँ पर काम करेगा, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरे के लिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको करवाता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। जो दूसरा केस होगा, जो दूसरा केस है उसमें आप क्या करते थे, प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते थे। प्रश्न सूचक शब्द सबसे पहले लिखते थे, अंग्रेजी में लिखते थे, इंग्लिश में। अब ये क्या होते हैं, मैंने आपको उस बार बताया था कि इसमें यहाँ पर वाई हो सकता है, वैन हो सकता है, वाट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद आप क्या प्रयोग करते थे, हैज़ या हैव का प्रयोग करते थे। इसके बाद आप क्या प्रयोग करते थे, वाई हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे। लेकिन अब क्योंकि नेगेटिव बनेगा तो वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में पहले आप नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इतना सारा है आपका ये मशक्क़त। इसमें जो करना है दूसरे वाले केस में, ये केस सेकंड है, इसके पहले मैंने केस फर्स्ट बताया, इसमें क्या शब्द पहले आते थे, इसमें क्या कब कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आएंगे और उनको अनुवाद करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे इस पर आधारित एक मैं उदाहरण यहाँ पर लिखता हूँ कि तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं किए हो। ये एक वाक्य है। देखिए इसमें क्या है, जो क्यों शब्द है प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर वाई। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो करने का काम कौन यहाँ पे कर रहा था, तुम। ये जो है तुम, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तुम की अंग्रेजी होती है यू के साथ हैज़ लगता है या हैव लगता है, तो यू के साथ हमने बताया था हैव का प्रयोग करते हैं। वाई, अब देखिए यहाँ पर आप हैव को लिखेंगे, ठीक है, वाई हैव यू। देखिए इसके बाद सब्जेक्ट लिखा आपने यू, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। वाई यू हैव नॉट, वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, HW क्वेश्चन मार्क। देखिए करने को अंग्रेजी में कहते हैं डू, डूइंग या डू, डिड, डन। तो यहाँ पर किए हो शब्द आ रहा है, अगर कहता पूरा किए हो तो हम कंप्लीट यहाँ पे शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्नसूचक शब्द लिखा, उसकी अंग्रेजी लिखी वाई। उसके बाद हैज़ या हैव में से एक लेना था, हमने हैव को सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा इसके बाद आने वाला था ये हमारा यू था, और यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस था। इसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट के पार्ट को लिखा, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये दोनों केस जो अगर निगेटिव बनेंगे तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। अब जो इसका तीसरा केस है जिसमें हु वाले शब्द आते हैं, उसका अगर निगेटिव बनता है तब उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, एक उदाहरण उसका भी देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो तीसरा है, जैसे अगर हम एक वाक्य लिखें कि जैसे इसमें कौन शब्द आएगा, ठीक है, वाक्य के बीच में, तो यहाँ पर एक वाक्य लिख सकते हैं कि मंदिर कौन नहीं जा चुका है, एक वाक्य है। अब ये नेगेटिव बन गया। देखिए यहाँ पर हमारी समस्या यहाँ पे ये आती है कि हमारे पास सब्जेक्ट बनता ही नहीं, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही सब्जेक्ट भी हो जाता है। तब यहाँ पर हम करते क्या हैं, हु शब्द को पहले लिखते हैं, हु, उसके बाद अगर हु इमेजिन आप कीजिए, हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मंदिर कौन नहीं जा चुका है, तो इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये हैज़ है या हैव है, मतलब कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो इसको हम सिंगुलर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग कर देंगे। तो हु हैज़ नॉट गॉन टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए
हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते थे इसके पहले के 2 केस में। लेकिन अब ये जो तीसरा केस है कौन वाला केस, इसमें देखिए हमने नॉट का प्रयोग कहाँ किया है, हैज़ के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बात कर दिया है। ठीक है, तो इस केस के लिए जो स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं हु प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक बात देखिएगा यहाँ पर, फिर भी आप ये ध्यान में रखिएगा जब हु वाला केस हो तो 90% केस बनता है कि हैज़ का प्रयोग करें, बहुत रेयर केस में हैव का प्रयोग होता है हु के केस में। ठीक है दोस्तों, तो इन पर आधारित आप किताबों से उदाहरण को सॉल्व कीजिए और जहाँ कहीं भी समस्या आए हमसे ज़रूर पूछिए। और इसी के साथ आज का हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था ये समाप्त होता है और इसके अगले क्रम में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे जो कि प्रेजेंट टेंस का आखिरी या चौथा पार्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।